हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? चलिए आज इस वीडियो में हम लोग प्री मॉडल पेपर का जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब कि खंड स और खंड द को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग खंड अ और खंड ब पढ़ लिए थे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाकर के खंड अ और खंड ब का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, तब जाकर के आपको खंड स जो है ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा और आप लाइन से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग खंड स के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग तैयार करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला जो क्वेश्चन है तीसरा का क है। क्या है हमारा? तीसरा का क क्वेश्चन है। तीसरा का क क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्यरत है। कह रहा है कि 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्यरत है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या दिया है? कह रहा है कि कूलाम दे दिया है, आवेश दिया है। कितना दिया है? 1.5, मतलब क्यू का मान दे दिया है 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम आवेश दे दिया है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि उस पे बल, उस आवेश पर कितना बल लग रहा है? तो उस पे कह रहा है कि बल लग रहा है आपका 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तब क्या पूछ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है आपसे, ई पूछ रहा है। तो देखिए इन तीनों के बीच संबंध आप क्या जानते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जानते हैं, होता है F/Q0। ठीक, तो इसका मान रख दे दीजिए। F का मान कितना है? F का मान है 2.25। Q का मान कितना है? 1.5 गुणे 10⁻³ ठीक है भाई, दशमलव हटा दीजिए। जब दशमलव हटाएंगे तो इसमें दशमलव में से 2 आदमी है तो 2 जीरो नीचे बैठा दीजिए। ठीक, दशमलव में से इसमें 1 आदमी है तो इसमें ऊपर 1 जीरो बैठा दीजिए। 15 हो गया। ये 10⁻³ है तो 10⁻³ लिख दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी 1 जीरो काट सकते हैं। -2 बचा है यहाँ पे। कितना बचा? -2। अब ये क्या हो जाएगा? 15 से 15 बार में कट जाएगा, क्योंकि 15 का वर्ग 225 होता है। यहाँ पे क्या मिला है? 15 गुणे 10⁻² नीचे ऊपर जाएगा तो 10 के पावर किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 10⁻²। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको चाहें तो 1500 न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं। ये आपका ई का मान हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यह तीसरे का क का आंसर है। ठीक है, बस हमारे साथ आप लगे रहिए, तब देखिए कि आप क्वेश्चन की तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप सबसे अच्छा नंबर जो है आप लाने वाले हैं इस बार फिजिक्स में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स Q बराबर 4TQ माइनस 5T² माइनस 10T प्लस 70 वेबर है। मतलब समझिएगा, कह रहा है कि किसी समय पर टी पर जो है कुंडली के अंदर जो तात्क्षणिक जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, फाई का मान दे दिया है। फाई का मान कितना दिया है? तो फाई का मान दिया है आपका, ठीक है, फाई का मान कितना दिया है? तो 4TQ माइनस 5T² माइनस 10T प्लस 70 दे दिया है। ठीक है, ये फाई का मान दे दिया है। ठीक, तो कह रहे कि टी बराबर 2 सेकेंड पर, टी बराबर 2 सेकेंड पर क्या करना है आपको? आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान निकालना है। क्या निकालना है? ई का मान निकालना है। ये फार्मूला है, मतलब कि ये आपको ई निकालना है। तो देखिए, जब फ्लक्स का मान दिया रहे और कहे कि आपको टी बराबर 2 सेकेंड पे, टी बराबर 4 सेकेंड पे, टी बराबर 5 सेकेंड पे, अगर कुछ भी दिया रहे और कहे कि आपको विद्युत वाहक बल निकालिए कि कुंडली के अंदर कितना विद्युत वाहक बल होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है ई बराबर माइनस में d∅/dt। ये फार्मूला होता है। और ताक्षणिक की बात कर रहा है, ताक्षणिक की बात करें तो ताक्षणिक के लिए आपको अवकलन के फॉर्म में लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं? मान रखते हैं तो माइनस में d/dt। फाई का मान कितना दिया है? फाई का मान दिया है यहाँ पर लिखते हैं 4TQ माइनस 5T² माइनस 10T प्लस 70 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के लिए अंदर गुणा कर देते हैं, अंदर गुणा करते हैं। तो देखिए माइनस माइनस भी अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस में होगा वो माइनस में, और जो माइनस में होगा वो
प्लस में हो जाएगा। तो यह देखिए प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस में डी अपॉन डी टी, आई हो जाएगा 4t3, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में डी अपॉन डी टी, ठीक है, डी अपॉन डी टी 5t², ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा डी अपॉन डी टी 10t, आई प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा माइनस में डी अपॉन डी टी, और उसके बाद से 70 लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे 70 70 लिख देंगे। अब क्या करेंगे अवकलन तो आप करना जानते होंगे, अवकलन आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप क्या जानते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर n का अवकलन करना, तो जो भी पावर है पावर को आगे लाइए और पावर में से घटा दीजिए, तो n को आगे लाइए और n में से क्या कर दीजिए घटा दीजिए। मतलब कि अगर आपको x के सापेक्ष अगर 10 के x के पावर 7 का अवकलन करना है तो 7 को आगे लिखिए और 7 में से 1 घटा दीजिए, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, ये क्या हो जाएगा ये x के पावर 7 का अवकलन हो गया। उसी तरह यहाँ पे करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे 4 पहले से है, यहाँ पे 4 पहले से तो 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -4, 3 को आगे लाइए, 3 को आगे लाइए और 3 में से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक, मतलब टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 है तो 5 लिखिए गुणा टी के पावर कितना है 2 है, 2 में से 1 घटा दीजिए, मतलब 2 को आगे लाइए 2 में से घटा दीजिए तो टी के पावर कितना बचेगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं क्या बचा 1। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी का पावर कितना है 1 है तो 1 को आगे लाइए, 10 है तो 10 लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दीजिए, इसका पावर कितना है 1 है तो 1 को क्या करिए आगे लाइए, आगे ला दिए, ठीक है, और 1 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 0, टी के पावर यहाँ पे 0 बचेगा। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे टी नहीं है, बस वहाँ पे 70 है तो उसका अवकलन कितना होता है 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, अवकलन करना आपको ढंग आना चाहिए, ठीक है बाबू, क्योंकि आप 11 में भी अवकलन पढ़े होंगे फिजिक्स में और 12 में भी पढ़े होंगे, तो ये आपको सब पता होना चाहिए कि अवकलन कैसे करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन तो पता होना चाहिए। 4 3 12 माइनस में 12 t², 5 दूना 10 टी हो जाएगा, ये आई हो जाएगा प्लस में 10, टी के पावर 0 का मतलब 1 होता है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। यह क्या हो गया विद्युत वाहक बल का मान हो गया। आपको विद्युत वाहक बल का मान कितने सेकंड पर निकालना है 2 सेकंड पर निकालना है, तो थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, ये भी निकाल देते हैं t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड। इसमें क्या करना है जहां जहां t है वहां पे 2 रख देना है, तो देखिए e बराबर माइनस में 12 है तो 12 लिखिए, टी का मान कितना रखना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 रखना है मतलब आप प्लस 10t, 10 टी की जगह पे 2 आप प्लस उसके बाद से कितना है उसके बाद भी है 10, तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा ई बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 बार चुको 48 माइनस 48 हो जाएगा। अच्छा प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको आई में 30 हो जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा, माइनस 48 प्लस 30 कितना बचेगा -18, ई बराबर -18 आंसर होगा। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है कुंडली के अंदर, वह जिसके कारण उत्पन्न होता है वह उसी का विरोध करता है। आप लेंज के नियम पढ़े होंगे, ठीक है, किसका नियम पढ़े होंगे लेंज का नियम पढ़े होंगे। तो यह आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन जो है आपका तीसरा का ख नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, तीसरा का ख हो गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा भाई चलो मिटाते हैं इसको पहले फिर। अच्छा अब हम तीसरा का ग नंबर में आ जाते हैं, तीसरा का ग नंबर क्वेश्चन। तीसरा का ग क्या कर रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। तीसरा का ग का परिभाषा लिखते हैं, कह रहे कि तीसरा का ग देखिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ हमें बताना, उसका परिभाषा लिखना है कि इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ क्या होता है। इसको हम माध्य मुक्त पथ को हम औसत मुक्त पथ भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में औसत मुक्त पथ के नाम से भी आ सकता है। चलिए थोड़ा समझते हैं। इसके पहले जो है हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे खंड ब में श्रांति काल, ठीक है ना, दूसरा का घ नंबर क्वेश्चन पढ़े थे। अगर इसके पहले वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि श्रांति काल किसे कहते हैं।
वही श्रांति काल के आधार पर उसी से संबंधित यह भी परिभाषा है माध्य मुक्त पथ का भी है। वहाँ पे हम समझाए थे माध्य मुक्त पथ मतलब श्रांति काल को समझाए थे, तो उसमें बताया गया था आपको, क्या बताया गया था, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यह एक धातु है और हम लोग जानते हैं कि धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें धातुओं में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा बात करें और ज़्यादा इस पर, ठीक है, और ज़्यादा बात करें तो जैसे कि जो गैस के जो कंटेनर होता है, कंटेनर में जिस प्रकार जो है गैस होते हैं और गैस कण क्या करते हैं, हमेशा इधर उधर गति करते रहते हैं। उसी तरह से धातुओं के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह भी क्या करते हैं, गैस के अणुओं की तरह इधर उधर गति करते रहते हैं। किस ताप पर बाबू, ध्यान रखना है कि सामान्यता या उसको जो है रूम जो है ताप कह सकते हैं, कमरे के ताप पर। रूम ताप पर क्या होता है, जो धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यह इधर उधर घूमते रहते हैं और ऐसी गति को हम बोलते हैं अनियमित गति या यादृच्छिक गति। तो सामान्य ताप पर या रूम के ताप पर धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह किस तरह की गति करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यादृच्छिक गति करते हैं। कौन सी गति, यादृच्छिक गति करते हैं, ठीक है ना, यादृच्छिक गति करते हैं। अच्छा, ये जो यादृच्छिक गति होती है, अब मान लीजिए इस धातु के अंदर बहुत सारे धनायन भी होते हैं, बहुत सारे धनायन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन धनायनों से टकराते रहते हैं, इन धनायनों से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी दिशा क्या होती है, लगातार बदलती रहती है। मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यह इलेक्ट्रॉन क्या हो, यहाँ के धनायन से टकरा गया, फिर से इधर टकराया तो इधर आ गया, फिर से इधर चला गया, फिर से इधर चला गया, यहाँ चला गया। तो ये जो धनायन होते हैं, मतलब धनायनों से इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद से क्या करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। अच्छा, जब ये टकरा करके दूसरी दिशा में जाते हैं, मतलब कि क्या होती है, जब ये टकराते हैं ना तो इनकी दिशा और वेग दोनों बदल जाता है, दिशा भी बदल जाता है और इनका वेग भी बदल जाता है, ये दोनों बदल जाता है। इसलिए यह अलग अलग दूरी करते हैं, कभी ज्यादा दूरी तय करेंगे, कभी कम दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिएगा, जो दो क्रमागत टकरों के बीच, मान लीजिए यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, इससे टकराया, इधर आ गया और इधर आ गया, तो दो क्रमागत टकरों के बीच जो तय की गई दूरी होती है ना, उसको हम मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त पथ। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टकरों के बीच जो तय की गई दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझिए क्या होता है, हमने अभी बताया आपको कि जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो इनकी दिशा और वेग दोनों बदलता है। दिशा और वेग बदलने से क्या होता है, यह अलग अलग दूरी तय करते हैं, कभी ज्यादा दूरी तय करते हैं, कभी कम दूरी तय करते हैं। हमेशा एक बराबर दूरी जो है तय नहीं करते हैं। तो जब एक बराबर दूरी तय नहीं करते हैं तो जब हमें उन्हें मुक्त पथ निकालना होता है, क्या करेंगे, सबका हम माध्य मान निकालेंगे, औसत मान निकालेंगे। और जब औसत मान निकालते हैं तो उसी औसत मान को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, तो आप इसकी परिभाषा जो है लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टकरों के बीच तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या, ध्यान से सुनिए एक बार और, किन्हीं दो क्रमागत टकरों के बीच, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टकरों के बीच तय की गई औसत दूरी को, कौन सी दूरी को, औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से दिखाया जाता है। किससे दिखाते हैं हम लोग, लैम्डा से दिखाते हैं। जैसे कि शांति काल को टाउ से दिखाते हैं, उसी तरह जो है हम लोग लैम्डा, मतलब कि माध्य मुक्त पथ को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा का ग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि भाई याद हो जाना चाहिए यहीं पे आपको, ठीक है ना, आंसर यहीं पे याद होना चाहिए कि क्या होता है। तो भाई किन्हीं दो, चलिए मिटाते रहते हैं और हम परिभाषा भी बोलते रहते हैं। भाई परिभाषा क्या है इसका, कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो माध्य मुक्त पथ होता है वह कितना होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टकरों के बीच तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है। माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। चलिए साथ में हम लोग याद भी करते चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग तीसरा का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का वन है, इसको भी समझिए ध्यान से।
सुन लेंगे, याद हो जाएगा अब ये, ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध अर्धचालकों में जब कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो क्या होता है। शुद्ध अर्धचालक, कौन से अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, ठीक है ना। तो देखिएगा, ठीक जो हम पहला इसके पहले जो वीडियो बनाए थे खंड अ वाले में बहुविकल्पीय प्रश्न में, वहां पे भी शुद्ध अर्धचालक की थोड़ा सा चर्चा हुआ था, आपको पता होगा, देखे होंगे वीडियो। तो शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है। तो वह अर्धचालक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनको हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, कार्बन को, ये शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। अच्छा, ध्यान रहे प्रश्न क्या पूछ रहा है, कर कि अगर इनके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब शुद्ध अर्धचालकों में जब हम कोई अपद्रव्य, अपद्रव्य का मतलब कोई बाहर से कोई चीज उसके अंदर हम मिला दे रहे हैं, कोई मिश्रण कर दे रहे हैं इसके अंदर, तो जब हम इसके अंदर कुछ मिश्रण करेंगे तो उसी को बोलते हैं अपद्रव्य, बोलते हैं अशुद्धि, बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो जो अशुद्धि जो मिला रहे हैं उससे क्या होता है, तो ध्यान रखिए, हमने पढ़ा है, जैसे कि क्या पढ़ा है, हम जानते हैं, लिख सकते हैं, आप सिंपली भाषा में ऐसे ही लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बहुत ही कम होती है, लेकिन जब उन शुद्ध अर्धचालकों में हम अपद्रव्य मिलाते हैं तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, उनकी चालकता बढ़ जाती है। बस इतना लिखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो बोल सकते हैं हम जानते हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बहुत ही कम होती है, उनकी चालकता बहुत ही कम होती है, परंतु जब उनके अंदर हम कोई अपद्रव्य मिलाते हैं, अपद्रव्य का मतलब क्या है, अशुद्धि, अशुद्धि किसको मिलाते हैं, तो देखिए, या तो 3 संयोजकता वाले मिलाते हैं हम लोग, 3 संयोजकता, 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाला कोई हम संयोजकता, ठीक है ना, संयोजकता वाला हम कोई तत्व मिला देते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को अशुद्धि कहते हैं। या तो 3 वाला मिलाएंगे या तो 5 वाला मिलाएंगे, ठीक है, तो उसको कहेंगे। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल हम जो बोल रहे हैं उसी को आपको लिख देना है कि हम जानते हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बहुत ही कम होती है, परंतु जब हम क्या कर देते हैं, जब हम उनके अंदर कोई अपद्रव्य मिला देते हैं तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। बस इतना लिख देना है। तो वही पूछता कि क्या होता है, भाई चालकता बढ़ जाता है, इसीलिए तो हम लोग मिलाते हैं ताकि उसकी चालकता बढ़ जाए और हम उसका उपयोग कर सके, ठीक है। ये था हमारा खंड 100 का प्रश्न। क्या था, खंड 100 का प्रश्न। अब हम लोग जो है किधर बढ़ेंगे, खंड 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए खंड 2 में देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है, ठीक। अच्छा, चलिए, बोर नहीं होना है आपको, बस देखते रहना है, अपने अंदर जो है इच्छा रखना है कि हमको पढ़ना है, हमको ज़्यादा नंबर लाना है। जब आपके पास कोई टारगेट रहेगा कि हमको कुछ पाना है तब जा करके आप पा पाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ लगे रहिए। चलिए देखते हैं, घबराना नहीं है। अब हम खंड 2 की तरफ बढ़ते हैं, खंड 2, ठीक है। चलिए खंड 2 देखते हैं। खंड 2 में प्रश्न दिया है चौथा का क नंबर, चौथा का क नंबर। इसमें कह रहा है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब कि क्या है, एक चालक है, एक चालक है, थोड़ा यहाँ पे लिखिए साइड में, एक चालक मान लीजिए है, एक चालक है, ठीक है, जिसके अंदर धारा बह रहा कितना, 6.4 एम्पियर की धारा बह रहा है। ये चालक है, इसमें धारा बह रहा 4, मतलब 6.4, मतलब आई का मान दे दिया है 6.4 एम्पियर, ठीक। कह रहा है यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, करके यदि चालक में, ध्यान से सुनिएगा, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग निकालिए। क्या निकालिए, अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है, करके यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में कर रहा है, करके इसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो करके इसके अंदर कुल जो इलेक्ट्रॉन है वह है, आपको कुल इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं है लेकिन कुल इलेक्ट्रॉन है ये, क्योंकि यहाँ पे चालक लिख रहा है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 × 10⁻24 प्रति मीटर। प्रति मीटर का मतलब कि इसके प्रति 1 मीटर लंबाई पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 8 × 10⁻24 मीटर है। 8 × 10⁻24
है, ठीक है ना, प्रति मीटर है, मतलब कि 1 मीटर उतना है। तो ये देखिए n/l का मान दे दिया है, कितना, n/l का मान कितना दिया है, तो 8 × 10⁻24 दे दिया है, ठीक है ना। ये n/l क्योंकि प्रति मीटर की बात कर रहा है, हर मीटर पे या प्रत्येक मीटर पे कितना है, तो भाई इतना है, ठीक है। क्या निकालना है, VD निकालना है। क्या निकालना है, VD बराबर क्या जानते हैं आप, VD बराबर जानते हैं होता है I/ANE। ये फार्मूला पता है आपको, ये वाला पता है। तो आपको I मिला है, ठीक। A नहीं मिला है, ज्ञात कर लेंगे। N नहीं मिला है, इसको भी पता कर लेंगे। E पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हल करेंगे हम लोग। चलिए मान लीजिए कि चालक की जो लंबाई है वो कितना है, L है, कितना, L मान लेते हैं। इसकी जो क्षेत्रफल है मान लीजिए कितना है, A है, क्षेत्रफल कितना माना गया, A। तो बताइए कि इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन भाई क्षेत्रफल कितना है A, लंबाई कितना है L, तो हम दोनों में जब गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आयतन। था L × A क्या हो जाएगा, ये इसका आयतन हो जाएगा। अगर इसके अंदर हम माने कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N है, क्या है, N है, तो ये क्या है, N है, कुल इलेक्ट्रॉन संख्या। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह N क्या है, तो यह N जो है, जब फार्मूला पढ़ेंगे ना ये वाला, तो आपको पता होगा कि N क्या है। तो N क्या है, तो एक बार बता देते हैं हम। N जो है ये है चालक के प्रति एकांक आयतन में, मतलब चालक के क्या है, या हम बोल सकते हैं इसको चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, प्रति एकांक आयतन में, मतलब 1 मीटर घन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वह वैल्यू है यहाँ पे। और क्या दिया है यहाँ पे, कुल इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है ना। ये तो ध्यान दीजिएगा, हमें इसका n का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमने क्या माना, हमने मान लिया कि भाई चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितना है, n है। अच्छा चालक का कुल आयतन कितना है, तो L × A है। तो मान लीजिए हमें 1 मीटर घन में या 1 मीटर आयतन में क्या करना, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। तो हम क्या करेंगे, कुल आयतन से कुल संख्या में भाग देंगे तो 1 मीटर घन के लिए निकल जाएगा ना। जैसे कि अगर मान लीजिए एक बॉक्स है, हमको पता है कि उसके अंदर 50 पेन है, और उस पूरे 50 पेन का दाम मान लीजिए 5000 है, कितना, 5000। तो हमें एक पेन का दाम निकालना, तो क्या करेंगे, हम उस 50 पेन से 5000 में भाग देंगे तो एक पेन का दाम निकल जाएगा। उसी तरह से हमें 1 मीटर घन में पता करना कि कितना आयतन है, ठीक है। उसको पता करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, तो भाई n इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कर देंगे, इसके आयतन से भाग देंगे तो 1 मीटर आयतन में निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n बराबर n/LA लिख देंगे, हो गया काम। तो n का मान निकल गया, तो यही n है, तो n का मान निकला है, यही मान यहाँ पे रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए तो VD बराबर I है तो I लिखते हैं अभी फिलहाल, E है तो E लिखते हैं, n का मान कितना है, तो n/LA है, ठीक है, और E है तो E लिख दीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, ये E है, याद रखना है, E से 1 कट सकता है, यह L ऊपर जाएगा, तो VD बराबर I × L होगा, और नीचे n × अच्छा इसको ऊपर मत भेजिए, इसको नीचे ही रखने दीजिए, n/L रहने दीजिए, और ये गुणे में E रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, VD बराबर I का मान कितना है, 6.4 बट्टे के नीचे n का मान n/L का मान कितना है, 8 × 10⁻24। अच्छा E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम कितना होता है। अब इसको बस काट पीट कर देना है, कैसे काटेंगे, तो भाई ये इसको दशमलव हटा दीजिए, तो ये 64 इसको हम 80 लिख सकते हैं, या 8 × 10 लिख सकते हैं, × 10⁻24 लिख सकते हैं, ठीक है। 16 हो जाएगा, और × 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है भाई। फिर से ये 2 बार में कट जाएगा, 10⁻24 है, 10⁻19 है, तो भाई ये 5 बार में 10⁻5 बचेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, तो नीचे 2 बचा है, ऊपर 1 बचा, तो 1/2, और नीचे कितना बचा है, 5, तो ऊर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 10⁻5
अच्छा, यहाँ पर भी एक है, एक जीरो है, तो 5 है और एक कितना हो जाएगा 6, तो 10 के पावर माइनस में 6, नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 गुणे 10 के पावर कितना -6, ठीक है। अच्छा -6 हो जाएगा, ये सही है हम लोग का कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 × 64 भाई 8 दूना 16, ठीक है 10, ठीक है। यहाँ पे 19 है, कटा देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे है 6 बचेगा, ठीक है इतना हो गया। हम इसको कितना लिख सकते हैं 5.0 गुणे 10 के पावर, चलिए इतना ही छोड़ दीजिए, यही मीटर प्रति सेकंड लिख दीजिए, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सॉरी ये लाइन कीजिए हम, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही होना चाहिए आपका, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला और इस आधार पर उसको आप सॉल्व कर लेंगे। चौथा का क नंबर जो है आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक। चौथा का ख नंबर क्वेश्चन, चौथा का ख नंबर क्वेश्चन, चौथा का ख क्या कर रहा है, देखिए सवाल में कर रहा है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरे के बीच विभवांतर, इसके मतलब सेल का जो सिरे के बीच जो विभवांतर होगा जिसको हम लोग टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं, मतलब सेल का चिन्ह आपको पता होगा ऐसे होता है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो भाई यह एक टर्मिनल मान लीजिए इसका है, यह एक टर्मिनल है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोल सकते हैं या टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज बोल सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है बोल सकते हैं। भी से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, भी से। तो कह रहा है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा E और जो टर्मिनल विभवांतर होगा V, इन दोनों के बीच क्या करना है आपको, संबंध निकालना, मतलब फार्मूला निकालना। फार्मूला कितना होता है हम बता देते हैं पहले आपको। इसका फार्मूला होता है E बराबर होता है V प्लस I इंटू R। कितना होता है, E बराबर V प्लस I इंटू R, यह फार्मूला होता है। यही फार्मूला एक दूसरे नाम से भी आता है, कैसे आता है सुन लीजिए ध्यान से। आ सकता है कि टर्मिनल विभवांतर सॉरी विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध, इस तरह से भी पूछ सकता है इसी प्रश्न को, ठीक है। कि विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध बताइए, यह भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए, फास्ट तो पढ़ भी मत करिए, एकदम धीरे धीरे पढ़िए ताकि जो है अच्छे से समझ में आए और उसको आप हल कर सकें, ठीक है। चलिए हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम सेल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास सेल है, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल कितना मान लेते हैं E। माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है। अच्छा इसी में मान लीजिए कि एक आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है R। सेल को कैसे दिखाते हैं, तो सेल को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ये विद्युत वाहक बल E मान लीजिए यहाँ पे, और ऐसे हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि सेल के अंदर का जो प्रतिरोध होता है ना उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। नीचे मान लीजिए यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं कि ऑन है, ठीक है, और यहाँ पे एक बाह्य प्रतिरोध लगाते हैं R, और यहाँ पे एक ओमीटर लगा देते हैं धारा मापने के लिए, ठीक है। ये बन के हमारा परिपथ रेडी हो गया है। इस फिगर के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो इस फिगर के बारे में ध्यान से देखिए। हम लिख सकते हैं माना एक सेल, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल भी हो सकता है, विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक। अच्छा भाई आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लेते हैं R, ये आंतरिक प्रतिरोध को R से दिखाते हैं, ठीक है बाबू। अच्छा R है, अच्छा इसी में लिख सकते हैं क्या किया गया है, के से जोड़ा गया है, को मतलब कि इन दोनों को कुंजी के तथा यह जो है बाह्य प्रतिरोध है कुंजी के। अच्छा इसको हटा देते हैं, कुंजी के बाह्य प्रतिरोध R, बाह्य प्रतिरोध R, ठीक है, तथा ओमीटर A के साथ
ए के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये हो गया फिगर के बारे में आप लिख दिए, ठीक है, कि माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है को, मतलब कि इसको कुंजी के बाह्य प्रतिरोध R तथा अमीटर A के साथ जोड़ दिया गया है। फिगर में आप देख भी रहे हैं, इतना लिखना है। अच्छा, अब मान लीजिए स्विच ऑन है, ये मतलब कुंजी क्या है, कुंजी जो है कुंजी की बंद है। बंद का मतलब क्या होता है, ऑन है। बंद मतलब ये देखिए, ये इसको क्या कर देते हैं, ये बिंदु हटा देते हैं ना, तो ये खुल जाता है, परिपथ टूट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑफ है, मतलब कुंजी खुला हुआ है, ठीक है। और जब बिंदु लगा देंगे मतलब स्विच ऑन हो गया। और स्विच ऑन का मतलब होता है बंद, बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है ना, सॉरी बंद बोलते हैं, गलत लिख दिया है, इसको क्या लिखेंगे, बंद, ठीक है ना। अच्छा, कुंजी के बंद करने पर परिपथ में धारा I प्रवाहित होता है। थोड़ा अब देखिए सर, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, कैसे आया है समझिएगा। हमने क्या किया भाई, ये तो लिख दिया यहाँ तक, कर दे कुंजी ऑन कर दिए। कुंजी ऑन करने से क्या हो गया भाई, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें से धारा बहेगा, क्योंकि यह प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, तो धारा बहना शुरू हो जाएगा। इस परिपथ में कितना धारा बह रहा है, तो मान लिया गया I, कितना I, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं, ठीक। अच्छा भाई आ जाइए, अब देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, धारा का मान निकालेंगे, या पहले इस परिपथ के अंदर जो है कुल कितना प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो सेल है, अच्छा एक और चीज हम लगा सकते हैं, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम यहाँ पे वोल्टेज, इसके सिरों पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वह माप सकते हैं, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया गया। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो R है, जो सेल है, R के साथ किस क्रम में है, तो भाई श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वह भी श्रेणी क्रम में होगा। मतलब कि ये बड़ा वाला R और छोटा वाला R दोनों किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन है, ठीक है ना, लाइन बटा हुआ नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे लिख सकते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बाबू, परिपथ का तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा R प्लस R, कितना हो जाएगा, R प्लस R, दोनों को जोड़ देंगे, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। अच्छा, अब परिपथ में धारा, परिपथ में धारा कितना है, I है। यह I कितने के बराबर होगा, तो सेल जितना विद्युत वाहक बल लगाता है उसका मान तथा जो कुल प्रतिरोध होगा उसका मान बटे के नीचे। ओम नियम से I बराबर V बटे R होता है, I बराबर V बटे R होता है। तो E के जगह यहाँ पे E क्या है, एक तरह का विद्युत वाहक बल वोल्टेज ही होता है, तो इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है, इसीलिए I बराबर E बटे R प्लस R इसको मान लिया गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको R प्लस R को हम I के पास भेजेंगे, तो E बराबर हो जाएगा I ब्रैकेट में R प्लस R, ठीक है भाई। देखते रहिए ध्यान से कैसे बन रहा है सवाल, बस ध्यान से देखिए आप लोग। अंदर गुणा करते हैं, ऐसे I से गुणा करेंगे तो I इंटू R प्लस I इंटू R। देखिए I इंटू R क्या होता है भाई, ओम नियम से V होता है, V होता है ना जी। तो चूंकि V बराबर I इंटू R जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, वहां पे V रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा V प्लस I R। नीचे लिख सकते हैं यही विद्युत वाहक बल, और यह क्या है, तो इसको बोल सकते हैं टर्मिनल विभवांतर। यही विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर के बीच संबंध है। या अगर क्वेश्चन आता है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध, तो लास्ट में हल करने के बाद से क्या लिखेंगे, यही विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध है, सूत्र है, ठीक है। तो देखिए कैसे बना है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है,
3 अंक देकर जाएगा आपको ये क्वेश्चन। कितना अंक देकर जाएगा? 3 अंक देकर जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा? तीसरा का चौथा का ग नंबर। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए चलिए अब देखिए चौथा का ग नंबर प्रश्न। चौथा का ग नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक तरह से आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर, मतलब बी भुजा वाले एक घन है, घन का मतलब क्यू, ठीक है ना। बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है, मतलब कि एक क्या करिए, सबसे पहले सर जी कुछ समझाइए मत, पहले एक घन बनाइए। चलिए भाई हम एक घन बना दिए, ये बन गया एक घन, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर। लूडो छक्का खेलते हैं ना भाई, तो जो उसका लूडो होता है वही तो मान लीजिए है, ठीक है ना, वही मान लीजिए है। अच्छा, प्रत्येक की लंबाई कितनी है? तो भाई प्रत्येक की लंबाई b है, प्रत्येक भुजा की लंबाई b है। और कह रहा है कि जितने भी शीर्ष हैं यहाँ पर, ये सब क्या है? शीर्ष है। कौन शीर्ष है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो शीर्ष है। प्रत्येक पर आवेश कितना है? q है, ठीक है। इतना बोल रहा है, जितना बोला है उतना हमने कर दिया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इस आवेश विन्यास के कारण, मतलब कि जो आवेश रखा गया है सभी शीर्षों पर, इसके कारण क्या करना है? घन के केंद्र पर विद्युत विभव, घन का जो बीचों बीच का जो केंद्र होगा, मान लीजिए यहाँ पे बीच में एक केंद्र है, ठीक है ना, उस केंद्र पर क्या करना है आपको विभव निकालना है, मतलब भाई आपको भी निकालना है। दूसरा काम क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है। ये दोनों ज्ञात करना है आवेश की वजह से। भाई सही बात है, निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, हमने पढ़ा है भाई, जहां आवेश होगा क्यू, वहां पे विभव भी होगा और वहां पे ई भी होगा कि नहीं होगा। अगर एक वो आवेश है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक आवेश है तो एक आवेश से अगर हमें कुछ दूरी पर, r दूरी पर अगर विभव निकालना है तो कितना होगा फार्मूला बताइए? बिंदु आवेशकरण विद्युत विभव का फार्मूला बताइए कितना होगा r दूरी पर। तो इसके लिए होता है v बराबर k q/r, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, लिखते हैं ना, इतना लिखते हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाता है? E बराबर होता है k q/r², केवल यहाँ पे r² हो जाता है, या k के जगह पे हम इतना लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, हमें इसी दोनों फार्मूला का प्रयोग करके यहाँ पे मान निकालना है, ठीक है, इसी दोनों का प्रयोग करके। भाई यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, तो अगर हमें पता चल जाए कि इस Q से यह कितनी दूरी पर है, अगर हमें पता चले इस Q से यह कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? सबके द्वारा निकाल करके जोड़ देंगे। भाई बहुल आवेशों के बीच हमने, सॉरी, बहुल आवेशों के कारण जो हमने क्या किया है, किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाला और विभव भी निकाला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होता है, सदिश नियम का पालन करना पड़ता है, दिशा का भी ख्याल रखना पड़ता है। जबकि विभव जो होता है वह अदिश राशि, उसमें दिशा का ख्याल नहीं रखना पड़ता है, उसमें कोई दिशा की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें पता चल जाए कि जितने भी शीर्ष हैं इसके, अगर शीर्ष से यह कितनी दूरी पर है, यह बिंदु कितनी दूरी पर है, इससे यहाँ से दूरी पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आवेश है Q, इस आवेश Q के कारण क्या करें, यहाँ पे विभव निकाल लेंगे। अच्छा, इसके कारण जितना विभव होगा उतना ही इसके कारण भी होगा, क्योंकि दूरी, घन के केंद्र से जो दूरी होगा ना, घन का जो केंद्र होगा, शीर्षों की जो दूरी होगा वो सब आपस में बराबर होगा। क्या होगा? सब आपस में बराबर। तो केंद्र O मान लीजिए, क्या मान लीजिए? O, इसका नाम A दे देते हैं, B दे देते हैं, C दे देते हैं, और यहाँ पे D, इसको हम मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं F, और इसको मान लेते हैं G। इन सब की दूरी क्या होगी? केंद्र से बराबर होगी। तो हम लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भाई क्या होगा? OA बराबर होगा, OB भी बराबर होगा, OC भी बराबर होगा, OD भी बराबर होगा, ठीक है।
OE भी बराबर होगा, OF भी बराबर होगा, सब आपस में बराबर होंगे, और OG भी क्या होगा, सब बराबर होगा। यही पता करना है, यहाँ पे हमें मान इसका रखना है। तब जाकर के हम क्या करेंगे भाई, ऊपर वाला यह वाला फार्मूला लगाएंगे और ये वाला फार्मूला लगाएंगे और उसका मान निकालेंगे। ठीक है, उसका देखिए हमें यह दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे। देखिए हम इसको मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे हम। ठीक है, इससे मिला दिए, ए से, ED को हमने ए से मिला दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसे मिला दिए यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पे एक मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ पे तो छूट ही गया जी, ABCDEFG हो गया, इसको H मान लीजिए। क्या मान लीजिए, H। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर इसकी भुजा पता है, ये कितना है, तो ये B है। कितना है, B। भाई ये कितना है, नीचे वाला भुजा कितना होगा, तो नीचे वाला भुजा भी हमारा ये पता करना है। क्या करना है, पता करना। उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, हम जो है ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या, ये वाला, ये कितना है, B है। ठीक है ना, ये कितना है, B है, तो यह कितना होगा, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान निकालते हैं हम कौन से, भाई ये एक तरह से कण की तरह व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा, कण की तरह। ठीक है, तो हमें EH निकालना है। तो भाई देखिए कण का स्क्वायर बराबर आप जानते हैं होता है आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय लगेगा, लेकिन पूरा जो है बिल्कुल आप सीख जाएंगे प्रश्न कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसको कौन को क्या मानते हैं, EH। क्या मानते हैं, EH। तो EH का स्क्वायर, आधार को क्या मानते हैं, AB। तो AB का स्क्वायर, लंब को, अच्छा ये क्या मान लेते हैं, BH। BH का स्क्वायर। भाई इन दोनों का मान क्या है, B है। अच्छा, तो भाई B का स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, एक B मिलके 2B स्क्वायर हो जाएगा, और यह EH हो जाएगा। हम क्या करेंगे, H को स्क्वायर इधर भेजेंगे, ये 2B स्क्वायर हो जाएगा, B बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर हो जाएगा, तो ये इतना होगा। इसका मान कितना मिला हमें, तो इसका मान मिला हमें रूट में 2 और बाहर B। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें ये मान निकालना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, कौन सा, तो AHD। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, नहीं तो चार्ट बदल देंगे। ठीक है, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, हम चार्ट बदल देते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। ठीक है ना। चलिए, समकोण त्रिभुज कौन सा, तो ए यहाँ पे लिख देते हैं AHQ में। ठीक है ना, AHQ में। तो AHQ में यहाँ पे एक व्हाइट चेक था, उसका यूज कर लेते हैं। व्हाइट चेक कहाँ है, ठीक है, चलिए ठीक है। AHQ में देखिए, AHQ में यह क्या है, यह लंब है, तो ED का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ED के स्क्वायर बराबर हो जाएगा EH का स्क्वायर प्लस DH का स्क्वायर या HD का स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, ये कितना है, ये है आपका इतना रूट 2B का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस DH का B का स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा चलिए ठीक है, इसको हल कर देते हैं। तो यह हो जाएगा 2, आइए हो जाएगा आपका B स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में से बाहर निकल जाएगा रूट में से। आइए हो जाएगा आपका B का स्क्वायर, 2B स्क्वायर प्लस 1B स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3B स्क्वायर, 3B स्क्वायर। अभी ये D स्क्वायर है, इसको इधर भेजेंगे, तो जब ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा आपका रूट में 3B स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये B स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ADH का, या AD का मान हो जाएगा हमारा रूट में 3 और बाहर B, रूट में 3 बाहर B। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जो पॉइंट O है, ये पॉइंट O क्या है, ये पॉइंट O जो है AD का मध्य बिंदु है। तो क्या करेगा, उसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है ना, 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो उसके लिए हम थोड़ा इसको मिटाते हैं। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं O जो है, O AD का मध्य बिंदु है, इसलिए OD बराबर क्या हो जाएगा, AD/2। AD का मान कितना निकाले हैं,
रूट में 3 बाहर b/2, ये हो जाएगा ओ ए का मान। अब ओ ए का मान जितना होगा उतना ही क्या होगा भाई, इन सब का मान होगा। तो भाई देखिए सब आपस में बराबर है, तो हमने क्या किया, हमने मान यहाँ पे ओ ए का मान हमने ये वाला निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम विभव निकालेंगे। अभी तो हम बहुत काम किए हैं, ठीक है ना। अब विभव निकालेंगे, ठीक है ना, बहुत बड़ा है ये। अच्छा, अब हम विभव निकालेंगे। विभव निकालेंगे कैसे, तो देखिए दूरी पता हो गया, इससे दूरी, इस आवेश से दूरी कितना है, तो ये हो गया रूट में 3 और बाहर b, अब बट्टे के नीचे 2, इतना हो गया। तो भाई इतनी दूरी से, q से इतनी दूरी पे विभव कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका विभव, ठीक है, q आवेश के कारण ऊपर विभव कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टे r के जगह पे कितना है, r के जगह पे आपका है 3 रूट 3 बाहर भी नीचे 2, कितना हो जाएगा, 2 को ऊपर भेज सकते हैं, चलिए भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर चला जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 2q बट्टे 3 रूट 3 b होगा। ये क्या है, ये केवल एक आवेश के द्वारा विभव है। कौ आवेश है भाई, 8 हुआ आवेश है, तो आवेश भी समान है क्योंकि सब पे q आवेश है, दूरी भी समान है, तो विभव भी क्या होगा, समान होगा। तो 8 हुआ आवेश है, तो 8 आवेश के द्वारा विभव कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश के द्वारा हम क्या कर देंगे भाई, 8 से गुणा कर देंगे, काम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव हमारा हो जाएगा आपका भाई, इससे 8 से गुणा कर दिए तो 8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बट्टे रूट में 3 और बाहर b, ठीक है। चाहे तो आप काट सकते हैं, हाई कट जाएगा 2 बार में, हाई कट जाएगा 4 बार में, तो ऊपर हो जाएगा v बराबर 4q निचवा हो जाएगा आपका रूट में 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर या b, ठीक है। ये हमारा कुल विभव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुल विभव का आंसर हो जाएगा, उतना आंसर आएगा, बी का आंसर होगा। दूसरा क्या करना था, दूसरा आपको निकालना था ई, क्या निकालना था ई। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा सवाल दिया रहे और केंद्र पर क्या पूछे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, समझिएगा, एक बिंदु है और यहाँ पे आवेश है, इधर भी आवेश है, इधर भी आवेश है, इधर भी आवेश है, तो यह भी समान ही आवेश है, यह भी समान आवेश है, तो यह क्या करेगा, धनावेश है, धनावेश है, तो इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होगा ये इधर होगा, इसके द्वारा इधर होगा, जितना इसके द्वारा इधर होगा उतना ही जो इसके द्वारा नीचे होगा। तो भाई एक प्लस में एक माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो सब आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा सब क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जिसकी वजह से कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 हो जाता है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर भी हैं, और जितना जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे वह एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन परस्पर एक दूसरे के विपरीत होंगे, जिसकी वजह से जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ई बराबर 0 मान लिया जाएगा, कितना, 0। तो यह आपका हो गया कितना, यह आपका हो गया चौथा का ग नंबर प्रश्न था, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए फटाफट, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी कम से कम 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम लोग, चौथा का घ नंबर और चौथा का अंग नंबर। उसके बाद से अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इतना अगर तैयार करेंगे तो काफ़ी है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं पहले, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। घ नंबर क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। घ नंबर क्वेश्चन दिया है, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। हम इसका आंसर पहले ही लिख लिए ताकि समय कम लगे, क्योंकि ऐसे ही समय बढ़ता जा रहा है और आप लोग बोर हो जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आपको बोर नहीं होना है, आपको जो है मन लाकर पढ़ना है, आपको सोचना है कि हमको कुछ जो है अच्छा ही नंबर लाना, सबसे बेहतर लाना है। तो आपको हमारे साथ जो है जुड़कर रहना पड़ेगा। आप हमारे साथ जो है अंत तक बने रहिए, ताकि पूरे क्वेश्चन का आंसर आप जान सके और सही जान सके और साथ में याद होता जाए। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान तरीके से, बहुत मेहनत लग रहा है इसको बनाने में बाबू, ठीक है। तो आप हमारे साथ रहिए और देखिए कैसे इसको हम समझते हैं। तो नाभिकीय संलयन, देखिए क्या बोला, नाभिकीय संलयन का मतलब था मिलना, पर कि 2
हल्के, अच्छा एक बार और लिखते हैं इसको, हल्के, ठीक है ना। दो हल्के हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब कि जब दो हल्के हल्के नाभिक क्या करते हैं, आपस में मिल करके एक भारी नाभिक बना देते हैं, तो उसी बनाने की जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, ठीक है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है भाई फिजिक्स में। इतना आसान, दो हल्के हल्के नाभिक, मतलब दो वो हल्का हल्का नाभिक मिलकर भारी नाभिक बना देगा, इतना आसान है। अच्छा उदाहरण के लिए देखिए क्या है, 1H2 है, यहाँ पे 1H2 है, तो जब 1H2 रहे तो उसको ड्यूटेरियम पढ़ते हैं, तो ये भी ड्यूटेरियम है, ये भी ड्यूटेरियम है, हल्के नाभिक है, दोनों मिलकर के एक भारी नाभिक बना दिए, क्या, ट्राइटियम बना देते हैं। और साथ में हाइड्रोजन है, 1H1 है, देखिएगा हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में 1H1 होता है और ड्यूटेरियम क्या होता है, 1H2 होता है, उसको ड्यूटेरियम पढ़ते हैं। तो ये ट्राइटियम है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और साथ में क्या निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है, जब दो हल्का हल्का नाभिक मिला है तो एक भारी नाभिक बना है। लेकिन क्या होगा, एक चीज यहाँ पे द्रव्यमान क्षति याद रखिएगा, द्रव्यमान क्षति होता है, जब दो हल्का हल्का नाभिक मिलेगा तो एक भारी नाभिक बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इसका द्रव्यमान कम होगा, क्या होगा, द्रव्यमान कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें से कुछ ऊर्जा निकल गया है, कुछ द्रव्यमान की हानि हो गई है, द्रव्यमान की क्षति हो गई है। इनका इन दोनों को मिला करके जो द्रव्यमान होगा उसका क्या होगा, द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि उसमें से कुछ ऊर्जा निकल गया है E बराबर mc² के आधार पर, ठीक है ना। अच्छा पुनः क्या हो गया है कि जो ड्यूटेरियम है वह क्या हो गया, जो ट्राइटियम है वो क्या किया है, वो ड्यूटेरियम से मिल करके एक उससे भी भारी नाभिक बना दिया है, क्या, हीलियम बना दिया है। ये भी नाभिकीय संलयन है, दो हल्का हल्का नाभिक मिला और वो उससे भी भारी नाभिक बन गया, ठीक है ना। तो यह क्या है, यह जो है हीलियम से हल्का है, तो हम हल्के हल्के नाभिक बोलेंगे। ये दो हल्का हल्का नाभिक मिला है, वो भारी नाभिक बन गया है, इसमें भी न्यूट्रॉन निकल रहा है और ये ऊर्जा निकल रहा है। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, इन दोनों के द्रव्यमानों के योगफल के बराबर नहीं होगा, बल्कि कम होगा। मतलब इससे इसका द्रव्यमान कम होगा और इन दोनों का द्रव्यमान मिलाने पर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए जो है चौथा का अंग नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दिया है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति, कहते जो वैद्युत क्षेत्र की जो दोलनों की आवृत्ति है वह 2 × 10⁻10 Hz है, तथा आयाम कितना है वैद्युत क्षेत्र का, तो 30 वोल्ट प्रति मीटर है। कितना है आयाम वैद्युत क्षेत्र का, 30 वोल्ट प्रति मीटर है, ठीक है ना। तो तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालिए। ध्यान रखिएगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे Hz जो आवृत्ति दिया उससे कोई लेना देना नहीं है। जब वैद्युत क्षेत्र का आवृत्ति दिया रहे और उसका आयाम दिया रहे तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम को हम दिखाते हैं E0 से। किसे दिखाते हैं, E0 से, जिसका मान कितना दिया है, 30 वोल्ट प्रति मीटर दिया है। कितना, 30 वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है B0। क्या पूछा है, B0 यह पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है इसमें E/E0 बराबर है C होता है, ठीक है ना। तो भाई इसका फार्मूला कितना है, E/B0 इस बराबर C होता है। C क्या है, यहाँ पे प्रकाश की चाल है। तो क्या करेंगे, हमें जो है B0 निकालना है। तो B0 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम C को यहाँ पे भेज देंगे और B को यहाँ भेज देंगे। तो B0 बराबर हो जाएगा E0/C। E का मान हुआ कितना, 30, C का मान कितना, 3 × 10⁸ एक बार में कटेगा 10 बार में, 10 ऊपर चला जाएगा, एक 0 से 1 0 काट सकते हैं, 7 बचा, 10 के पावर ऊपर भेज दीजिए, 10 के पावर -7 हो गया, B0 का मान हो गया। क्या हो गया, ये B0 का मान हो गया, इतना हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, चौथा का अंग नंबर प्रश्न, ठीक है। 5 गो प्रश्न था चौथे में, क से लेकर अंग तक, ठीक है। अच्छा अब जो है, जो हमारा जो क्वेश्चन दिया है देखिएगा, पांचवा में भी 5 प्रश्न है। तो अभी खंड 2 में हम केवल चौथा का 5 प्रश्न पढ़े हैं। अगली वीडियो में हम लोग जो है खंड 2 का जो 5वां क्वेश्चन है वहां से पढ़ेंगे और उसमें भी 5 प्रश्न है। तो जैसे जैसे हम लोग जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं तो प्रश्न बढ़ता जा रहा है, आंसर बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, देख रहे हो ना, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाई दीर्घ की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले छोटा था तो 2 हम खंड एक ही बार कवर कर लिए, तो इसमें 2 खंड एक बार कवर नहीं हो पाएगा। खंड 100 पढ़े हैं और खंड 2 का चौथा में 5 क्वेश्चन पढ़े हैं।
पांचवा में 5 क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद से जो है दीर्घ आपको खंड य पढ़ना है, जिसमें आपका जो है 4 क्वेश्चन है, चारों जो है दीर्घ में दिया है, बड़ा बड़ा दिया। अच्छा, चारों में अथवा करके दिया है, एक क्वेश्चन दिया है फिर से नीचे अथवा दिया है, तो हम सब सॉल्व करेंगे क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जाम में नहीं बैठे हैं कि हमको ये करना है कि नहीं करना है। हमें अभी जो है सब लिखना है, सब याद करना है, ताकि जब आप अभी अगला जो मॉडल पेपर जो सॉल्व करेंगे ना, जब हम सॉल्व कराएंगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम पिछले मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ये याद हो गया है, उसको हम लोग याद नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग 4-5 सेट ऐसे तैयार कर लेते हैं, समझिएगा, अगर हम 4-5 सेट ऐसे तैयार कर लेते हैं तो आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई ये सब क्वेश्चन हमको तैयार हो गया है, इसको तैयार नहीं करना है, जो बाकी रहेगा उसको तैयार कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। पूरी किताब से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप इसको तैयार कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में कल बात करेंगे हम लोग।